टॉपिक है ना वो हमारा खत्म हो गया है। अभी हम लोग एक नया टॉपिक पे जा रहे हैं जिसको बोलते हैं अवग्र इह अवाय धारणा। उसको बोलते हैं श्रुत निश्रित मति ज्ञान। ये नया टॉपिक है। नया टॉपिक है लेकिन हम पहले कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, पर आज हम आगम से करेंगे। ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके। हमने देखा 5 ज्ञान के अंदर जो परोक्ष ज्ञान है, मतलब आत्मा खुद नहीं करता है, किसी की हेल्प लेता है। Oh God. राइट। तो वो मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान हम देख रहे हैं और मति ज्ञान में हमने अश्रुत निश्रित में 4 तरह की बुद्धि देख ली। अश्रुत का मतलब होता है, श्रुत का मतलब है पूर्व भव के संस्कार की वजह से। तो अश्रुत का मतलब होता है पूर्व भव के संस्कार नहीं है। तो आपने ये चारों तरह की बुद्धि में ये देखा है कि आदमी को पैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी वो नहीं आती थी। विनय की बुद्धि में जो पढ़ाया जा रहा है उससे कहीं गुना गहरा ज्ञान उसको समझ में आ रहा है, जो पहले नहीं पढ़ाया गया। कार्मिकी मतलब वो काम करते 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 इतनी माहिरता आ गई है कि वो पहले नहीं माहिरता सिखाई नहीं गई है। और पारिणामिक उम्र के साथ अपने आप ज्ञान वृद्धि होती है। तो इन सब के अंदर हमने पूर्व भव के संस्कार नहीं थे इसके अंदर। बट अभी हम लोग एक नया टॉपिक कर रहे हैं, वो है श्रुत निश्रित मति ज्ञान। श्रुत निश्रित, आप श्रुत निश्रित का मतलब होता है पूर्व भव के संस्कार की वजह से। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगी तो आपको खट से बैठ जाएगा। ठीक है। पूर्व भव के संस्कार क्या होते हैं बताइए। मान लीजिए चंचल जी, आप मर जाते हो और एक इंद्रिय में उत्पन्न होते हो। ठीक है। आपको कैसे पता है कि मुझे जमीन से पानी खींचना है, सन से मतलब सन रेज लेके मुझे फोटोसिंथेसिस करना है और मुझे सरवाइव करना है। ये जो 4 तरह की संज्ञा है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, आपको कौन सिखाएगा एक इंद्रिय जीव में? आपके मम्मी पापा तो है नहीं, आप में ब्रेन्स तो है नहीं। तो वो बोला जाता है कि अनादि काल के आपके पास ऑलरेडी ये ज्ञान है। जानवर होते हैं, पैदा होते हैं, पैदा होके क्या करते हैं? मम्मी का दूध पीते हैं, राइट? और अब मम्मी के साथ चिपके रहते हैं, मतलब सिक्योरिटी इश्यूज, भय की वजह से सिक्योरिटी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। कौन सिखा रहा है ये सब? नए पैदा गाय के बच्चे को कौन सिखा रहा है? हाथी के बच्चे को कौन सिखा रहा है? राइट। ये बोलते हैं पूर्व, हर कितने भवों में आप ये कितनी बार करके आ चुके हो। इट इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट, राइट। और जो कि आप हर भव में ये करते चले आ रहे हो, राइट, आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। समझ में आया? बट इसमें पूर्व भव के संस्कार हैं। अब ये पूर्व भव के संस्कार मैंने एकेंद्रिय से घटित किए, पर ये पंचेंद्रिय तक घटित होते हैं, सब में घटित होते हैं। ठीक है। तो हर जीव के अंदर पूर्व भव के संस्कार हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गए ना? ठीक है। अब सवाल खड़ा होता है एक और चीज का। मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, फिर अपन थियोरी भी पढ़ेंगे। ठीक है। कि इसके अंदर मेरे पास कुछ अंदाजा है, कुछ आइडिया है, पहले के संस्कार है मेरे पास। समझ में आया? कुछ है, कुछ नॉलेज है। वो जो कुछ नॉलेज है ना, उसके बेसिस से मैं आगे बढ़ती हूँ। तो श्रुत निश्रित मति ज्ञान कितने हैं? अवग्र, इहा, आवाय धारणा, ये 4 तरह के हैं। ठीक है। मैं बीच में आपको रोक के करूंगी, पहले हम आगम पढ़ लें। रिंकी दीदी, आप पढ़ सकोगे दीदी? वुड यू बी एबल टू रीड थ्योरी? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ लेते हैं। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, लेट्स रीड फ्रॉम द आगम, क्योंकि हमारा काम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना नहीं है। थ्योरी के साथ साथ जाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। आपको ये बोरिंग भी लगता है ना, तो चिंता मत करो, इसमें से इतने ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो धीरे धीरे आपको समझ आता रहेगा। इनफैक्ट आपको दिखेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है। ठीक है। सो दीदी, पेज नंबर है 182। तो अब सूत्रकार श्रुत नश्रित मति ज्ञान का वर्णन करते हैं, वहां से पढ़िए।
प्रश्न, ये श्रुत निश्रित मति ज्ञान क्या है? उत्तर, श्रुत निश्रित मति ज्ञान के 4 भेद हैं, यथा अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अवग्रह ग्रहण करना, संबंध होना या और जानना। इहा विचारना करना। अवाय अपाय व्यवसाय करना, निश्चय करना, निर्णय करना। धारणा ज्ञान में धारण करना। विवेचन, जिस मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान से संबंध हो, जिस मति ज्ञान से सीखा हुआ श्रुत ज्ञान काम आता हो, जिस मति ज्ञान पर पहले सीखे हुए श्रुत ज्ञान का प्रभाव हो, उस मति ज्ञान को श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। इसका ठीक है दूसरा ठीक है, सॉरी, हाँ इसका, सॉरी मुझे लगा खत्म हो गया, सॉरी। इसका दूसरा नाम मति है। हम्म। अभी मैं जो मैं अभी पढ़ा ना, उसको मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे देती हूँ, एक एग्जाम्पल से देती हूँ कि मान लो जिसको नहीं कभी आया है ना, तो श्रुत निश्रित के अंदर अवग्र, इहा, अवाय धारणा है। कोई भी चीज हम सबसे पहले करते हैं ना, तो वो अवग्रह होता है। रफ आइडिया मैं आपको देती हूँ। अवग्रह का मतलब होता है, ये मैंने रेड में लिखा है ना, वो उसका ट्रांसलेशन है। यह कुछ है, चीज है, ये कुछ है, ऐसा कांटेक्ट होता है। ठीक है, ये कुछ है का वाली इनिशियल आभास होता है। यह का मतलब है धर्म विषयक विचारणा, मतलब मैं सोचती हूँ वो क्या हो रहा है, व्हाट इज इट, व्हेन आई थिंक व्हाट इज इट, वो यह है। अवाय का मतलब होता है धर्म विषयक निश्चयात्मक ज्ञान, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया ये क्या है। और धारणा का मतलब होता है मेमोरी। अब ये चार चीजों को ना मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, आपको बहुत जल्दी बैठेगा। मान लीजिए मैं इस कमरे में बैठी हूँ, किचन के अंदर कोई बर्तन गिरता है। जैसे ही बर्तन गिरता है ना, तो जब सबसे पहले कुछ आवाज मेरे कानों में आता है, जब वो आता है ना मेरे कानों में आवाज, उसको बोलते हैं ये कुछ है, मतलब मुझे ये पता है कुछ हुआ है, समथिंग हैपेंड इन द किचन, राइट। अब मैं जब यह करती हूँ ना, तो उसमें विचारणा करती हूँ क्या हुआ होगा। ओ, ये जो आवाज है लगता है कहाँ से आ रही है, किचन से आई है, ये तो किसी चीज की गिरने की आवाज है, राइट। तो ये किस चीज के गिरने की आवाज है, ये सब मैंने जो भी सवाल आते हैं ना, जो मैं विचारधारा है कि क्या ये स्टील का ग्लास था, क्या ये कांच का ग्लास था, राइट, क्या ये था, वो सब ईहा में है। अवाय का मतलब होता है निश्चयात्मक ज्ञान, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अच्छा मुझे पता लग गया है कि वो जो ग्लास गिरा है ना, वो कांच का नहीं था, स्टील का था। और मेरी मेड ने किसी को देते, बच्चे को देते हुए गिरा दिया, और गिरने की आवाज थी, पर वो लगता है ग्लास में थोड़ा सा पानी ही था, और किसी को चोट नहीं लगी है। अवाय का मतलब होता है मैंने डिसाइड कर लिया, अंदाजा लग गया मुझे, ठीक है। और धारणा में वो मेमोरी में चला जाता है। ये चीज मैंने रफ एक एग्जांपल से इसलिए बताई आपको, क्योंकि आपको ना बार बार मैं ये टेक्निकल भाषा से पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब इसके अंदर अंतर्गत ना मैं एक चीज आपको बता देती हूँ। जनरली क्या कहा जाता है, जब 5 ज्ञान करते हैं आप और मैं, राइट, मति ज्ञान करते हैं और फिर शुद्ध ज्ञान होता है। मति ज्ञान का मतलब क्या, पहले मति ज्ञान होता है फिर शुद्ध ज्ञान होता है। कभी भी शुद्ध ज्ञान पहले होगा मति ज्ञान, ऐसा नहीं होता है। मति ज्ञान का मतलब क्या होता है, 5 इंद्रिय इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको डिसाइड करती है कि वो क्या है। तो पूरा प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, और जो 5 इंद्रियों लेके आया है, वो डेटा प्रोसेसिंग का काम मति ज्ञान करता है। जब ये काम खत्म हो जाता है, मुझे समझ में आ जाता है क्या हुआ, तो वो शुद्ध ज्ञान बन जाता है। इसीलिए मति ज्ञान हमेशा पहले आएगा ना, इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्शन पहले आएगा। 5 इंद्रियां जो डेटा कलेक्ट करती हैं, कान से, आंख से, मुंह से, नाक से, मतलब इस सब से, ये पहले कलेक्ट करेगी, उसको प्रोसेस करेगी, फिर ही तो मुझे समझ में आएगा ना। सो टेक्निकली मति ज्ञान हमेशा पहले आता है शुद्ध ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान बाद में आता है। पर देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे मति ज्ञान के पहले श्रुत आ रहा है। श्रुत, श्रुत निश्चित मतलब मेरे पास पहले ही इसका ज्ञान है, उस पे मैं डिपेंड करती हूँ, राइट। इसको कैसे समझना, कैसे समझना, तो कंचन आंटी जैसे लोग, जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो लोग क्या डायलॉग मारते हैं कि व्यवहार में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का अनुसरण नहीं करता है, किंतु निश्चय से करता है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि
ये पहली बार तो नहीं है ना कि मैंने शुद्ध सीखा है। मेरे अनादि भव में मैंने कितनी बार मुझे चीजें पता है। मान लो किचन में जो एक ग्लास गिरा, मुझे आवाज में मैं सोच रही हूँ और मुझे लग रहा है कि भाई ये तो कांच का ग्लास भी नहीं था, क्योंकि कांच का ग्लास टूट जाता है तो क्या होता है, हल्ला गुल्ला मच जाता है कि प्लीज अपना जो भी बिना चप्पल के साइड पे हट जाओ, किसी को कांच ना लग जाए। ये सब हल्ला गुल्ला होता है। यदि स्टील का ग्लास होता है तो उसकी आवाज अलग होती है, पीतल के ग्लास की अलग आवाज होती है, ग्लास प्लेट की, कटोरी की, सबकी अलग अलग आवाज होती है। पर मान लीजिए कुछ चीज गिरी किचन में और सचमुच मैंने कभी पास्ट में वो आवाज सुनी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है ये क्या गिरा, तब मैं डिसाइड कर पाती हूँ कि क्या हो रहा है कि नहीं क्या हो रहा है। मैंने कुछ किया ही नहीं है, इसका मतलब मेरे पास श्रुत है ही नहीं। पिछले भवों का कुछ, पिछले भव का मतलब होता है अभी से पहले का। इसका मतलब ये मत समझना कि आशिमा इसके पैदा होने से पिछले भवों का, नहीं नहीं नहीं। फ्रॉम नाउ को पिछले पूर्व पूर्व बोला, पूर्व का मतलब श्रुत निश्चित में अभी से पहले तक का। तो मान लीजिए 10 साल की उम्र में मैंने कुछ भी 10 साल या 20 साल की उम्र में जो सब कुछ किया ना, वो भी मेरे श्रुत निश्चित में आएगा, पूर्व भव के संस्कार में आएगा। ठीक है। तो बेसिकली मैं, मेरे पास वो इंफॉर्मेशन यदि होगी ही नहीं कि अरे कौन सा ग्लास गिरा है, तो वो श्रुत मेरे पास है ही नहीं। श्रुत नहीं है तो श्रुत निश्चित से आंसर ना निकल नहीं सकता है। समझ में आया कैसे? कोई ग्लास गिरा, मेरे पास उसका श्रुति नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या गिरा, कैसे गिरा, क्यों गिरा, समझ ही नहीं आया क्या हुआ किचन में। मेरे पास श्रुत नहीं है तो मैं अवग्र यह अवय धारणा नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे चार बुद्धि के पास जाना पड़ेगा। चार बुद्धि, उत्पातिक बुद्धि, चार बुद्धि मुझे कुछ आंसर दे दे तो दे दे, और यदि वो नहीं दे तो क्या पता मुझे कुछ, मेरे को श्रुत में ही कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। होता है ना, कई बार हमको नहीं समझ में आता क्या हो रहा है। हर बार थोड़ी ना आपको हर चीज समझ में आ जाती है क्या। हाँ। तो यहाँ पे जो श्रुत पहले आ रहा है मति के, तो ये कौन सा वाला श्रुत समझना, पूर्व भव के संस्कार। पूर्व भव मतलब अभी से पहले तक के संस्कार, तो इस भव को भी लेना, ऐसे मत लेना। पूर्व मतलब भवों भवों तक का संस्कार की वजह से मैंने, पूर्व अलग वर्ड है और भव अलग वर्ड है। समझ में आ गया? हाँ। नहीं तो आप मुझे बोलोगे कि मेरे जो बचपन का जो 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 संस्कार है क्या वो मैटर नहीं करते? नहीं, अभी से पहले तक के, चाहे मैंने 1 सेकंड पहले कुछ चीज सीखी हो, वो भी पूर्व भव के संस्कारों के अंदर आएगा। समझ में आ गया अभी तक का जो मैंने बोला? चलिए आज हम लोग जो मेन जो करने वाले हैं ना, तो श्रुत निश्रित में हमको ये समझ में आ गया कि ये चार चीजें, अवग्र, ये अवय धारणा। तो पहले आज हम अवग्र कर रहे हैं। अवग्र जो है ना, इसका मतलब ये कुछ है, समथिंग इज देयर। उसमें उसके अंतर्गत दो आते हैं, व्यंजन अवग्र और अर्थवग्र। इन दोनों के बारे में हम सीखेंगे। इसका मैं रफ आइडिया आपको दे देती हूँ। आइडिया दे इसलिए मैं दे रही हूँ कि जब रिंकी दीदी पढ़ेंगी ना, तब आपको खट से समझ में आ जाएगा। हम लोग इंफॉर्मेशन किस चीजों से कलेक्ट करते हैं, तो आप बोलोगे 5 इंद्रिय और मन से। ठीक है। तो 5 इंद्रिय कौन कौन सी हुई? श्रोतेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, धारणेन्द्रिय, रसेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, और मन को 9 इंद्रिय भी बोलते हैं। तो ये 6 तरीके से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अर्थवग्र में 6 हैं, बट व्यंजन अवग्र में सिर्फ 4 है, 2 नहीं है। माइनस मैंने देखा है, देखो यहाँ पे लिखा है माइनस चक्षु माइनस मन, मैंने लिखा है। व्हाट डज माइनस चक्षु माइनस मन मीन्स कि चक्षु इंद्रिय और मन मतलब 9 इंद्रिय का व्यंजन अवग्रह होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इसमें पुद्गल ग्रहण नहीं किए जाते। विल कम टू दैट क्यों होता है। सो विल रीड एंड विल अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। ठीक है। पहले से कुछ आइडिया दे देती हूँ। व्यंजन अवग्रह का मतलब होता है, व्यंजन अवग्रह जो पहले है, मेरी जो इंद्रियां है ना, उनके पास कुछ पुद्गल आते हैं। व्यंजन अवग्रह में कुछ पुद्गल आते हैं, जैसे किचन में यदि कोई ग्लास गिरा, तो पहले कुछ साउंड के पुद्गल, भाषा वर्गणा के पुद्गल ट्रैवल करके आएंगे और मेरे कान में टच करेंगे।
तो पहले पुद्गल टच किया, सेकंड पुद्गल टच किया, इस तरह से जब वो कलेक्ट होते हैं ना जब चीजें, उसको व्यंजन अवग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन अवग्रह। जब वो चीज, ये बात समझ में आ गई? कलेक्शन ऑफ पुद्गल। तो जब मान लीजिए मेरे हाथ पे कुछ किचन में परफ्यूम गिरी, यहाँ किचन में कुकर चढ़ाया हुआ था, मैं गैस बंद करना भूल गई और कुकर जल गया। होता है ना, खाना जल जाता है कभी। तो मुझे कैसी स्मेल आती है इस कमरे में बैठ के? समथिंग इज ऑड। कौन बोल रहा है? नाक में कुछ वहां के जो कुकर जलने के जो पुद्गल है ना, वहां से ट्रैवल करके मेरे नाक में आए, नाक में घुसे। तो जब पहली बार पहला पुद्गल जो टच किया ना मेरे ये इंद्रिय को क्या बोलते हैं? नोज इंद्रिय, धारणेन्द्रिय। मेरी धारणेन्द्रिय के अंदर जब घुसा, वहां से ही व्यंजन वगैरह चालू हो जाता है। बट एक पुद्गल जाने से कुछ नहीं होता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, ऐसे जाके जब एक सब्सटैंशियल क्वांटिटी के पुद्गल इकट्ठे होते हैं ना, तब जाके मुझे समझ में आता है कि अरे कुछ समझ जलने की स्मेल आ रही है, राइट? तो आप देखोगे कान में भी पुद्गल गए, नाक में पुद्गल गए। खाने का टेस्ट मुझे लगता है यार बहुत ज्यादा खट्टा डाल दिया तुमने, बहुत ज्यादा खट्टा डाल दिया, या बहुत मीठा डाल दिया, या तुमने नमक डाला ही नहीं। मैं ये बोल रही हूं तो कैसे बोल रही हूं? क्योंकि मैंने कुछ खाने के पुद्गल मेरे मुंह में गए, वो मुंह में मेरे को टेस्ट आया, तभी मुझे पता लगा ना। तो व्यंजन अवग्रह में पुद्गल हैज टू टच माय टंग, मतलब टू टेस्ट इट। ठीक है? क्या हुआ? टंग हो गया, नोज हो गया, आईज है नहीं, कान हो गया, और स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय को मुझे कैसे पता लगता है कि जो पतीला है ठंडा है कि गर्म है? तो मैं उसको टच करती हूँ तो मुझे गर्म लगता है या ठंडा लगता है, तो मुझे पता है। तो इसमें भी पुद्गलों का टचिंग है। इसलिए इन चार चीजों का व्यंजन अवग्रह होता है। ये समझ में आ गया? अब मुझे बताइए, क्या आंख में पुद्गल जाते हैं? हाँ? नहीं, नहीं। नहीं जाते हैं। यदि जाते तो क्या होता? आंखें मतलब जख्मी हो जाती जैसे। आंखें जख्मी हो जाती। लाइक मैं फायर को देखती और फायर के पुद्गल आंख में जाते तो मेरी तो आंख ही जल जाती, राइट? सो आंख जो होती है ना, उसमें पुद्गल जाते नहीं है, पहली बात। समझ में आ गया? सो आईज में पुद्गल जाते नहीं है। और दूसरी क्या चीज में पुद्गल नहीं जाते? मनोवर्गणा के पुद्गल नहीं जाते हैं। यानी मन भी मेरा कुछ सोचता है, तो आप बोलोगे पर तो रिंकी दीदी मैं आपसे ही सवाल पूछती हूँ। आपने यदि मुझे कहा कि मनोवरगड़ा में पुद्गल नहीं जाते, व्यंजन वगैरह में नहीं जाते हैं, बट मैं तो चिंतन मनन कर ही नहीं सकती बिना मनोवरगणा के पुद्गल लिए। सो मैं मनोवरगणा के पुद्गल लेती हूँ, चिंतन मनन करती हूँ, और फिर उनको निका एक्सेल कर देती हूँ। तो मैंने मनोवरगणा के पुद्गल लिए, पर यहाँ पे व्यंजन वगैरह में मन को बोला है कि नहीं, आपने नहीं लिया। ये कैसे समझना? करते, टच नहीं हाँ? करते, टच नहीं करते उनसे, नहीं, इसका दूर से मतलब ये है, लेते। जब मैं मनोवर्ग नहीं, ये आंसर नहीं है, कोई किसी और को आंसर ट्राई करना है। जब मैं मनोवर्गणा के पुद्गल लेती हूँ, तो वो प्लेन होते हैं, उसमें कुछ लिखा पढ़ा नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होती है, वो तो सिर्फ मनोवर्गणा के प्लेन पुद्गल होते हैं। जब मैं उसको लेती हूँ, मेरे सोचने की वजह से मैं उसको उस पे अच्छा बुरा, मतलब यदि मैं गुस्से में हूं तो वो रिकॉर्डिंग करती हूँ और उसको एक्सेल करती हूँ। पर मैं मनोवर्गणा के गंदे शुभ, मतलब शुभ अध्यवसाय के पुद्गल ग्रहण नहीं करती हूँ और अशुभ को ग्रहण नहीं करती हूँ, ये समझिए। इसीलिए ये नहीं कहा जाता कि मनोवर्गणा के पुद्गल हम नहीं ले रहे हैं। समझ में आया? जो हम ले रहे हैं ना, वो तो सिर्फ चिंतन मनन करने के लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है? बट वो रॉ मटेरियल मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है? इसीलिए मनोवर्गणा और चक्षु आंख के अंदर, ये दो चीजों के अंदर पुद्गल नहीं जाते हैं। इसीलिए इन दोनों का व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है।
So let's do the reading part. हाँ दीदी, आगे पढ़ना अवग्रह के भेद। अवग्रह के दो भेद इस प्रकार हैं: अर्थ अवग्रह और व्यंजन अवग्रह। विवेचन: श्रुत आदि उपकरण द्रव्यों के साथ शब्द आदि पुद्गलों का संबंध होना और श्रुत आदि भाव इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि पुद्गलों को अव्यक्त रूप में जानना अवग्रह कहलाता है। एक वह मिनट, व्यंजन एक मिनट, एक मिनट। श्रोत आदि उपकरण, ये सब उपकरण है। कान, आंख, नाक, ये सब उपकरण है। क्या कहते हैं ये बस पुद्गल खींचते हैं। नाक पुद्गल खींचता है, राइट। मुंह पुद्गल खींचता है, स्पर्श पुद्गल मतलब फील करता है। सो ये सब उपकरण बोला है, आगम इसको उपकरण बोलते हैं। तो श्रोत आदि, आदि का मतलब होता है ये सिर्फ कान नहीं, आंख, नाक, सब कुछ को उपकरण समझना। द्रव्यों के साथ, द्रव्य मतलब वो जो पुद्गल की जो मैं बोल रही हूँ ना, उनके साथ शब्दादि पुद्गल का संबंध होना। वो शब्द भी हो सकता है, स्मेल भी हो सकता है, फूड पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। पुद्गलों का संबंध होना और श्रोतेंद्रिय भाव इंद्रिय, राइट। व्हाट इज भाव इंद्रिय, मैं डिस्कस करूंगी। भाव इंद्रियों के द्वारा शब्दादि पुद्गलों को अव्यक्त रूप से जानना। अव्यक्त रूप से जानना का मतलब मैंने बताया ना, अवग्रह का मतलब होता है ये कुछ है, सिर्फ आभास हो रहा है, इनिशियल कांटेक्ट है। जैसे दूर से आता हुआ कोई आदमी, आपको लगता है यार कोई कोई आ रहा है, आपको ये भी नहीं समझ में आता कि वो आदमी है कि औरत है, क्योंकि वो बहुत दूर है। नहीं, कोई आ रहा है, पर कौन आया नहीं समझ में आ रहा, राइट। सो ये अव्यक्त रूप से जानना अवग्रह कहलाता है। अब इसमें भाव इंद्रिय का मतलब क्या है, ये मुझे बताइए। व्हाट इज भाव इंद्रिय? जब कान सुनते हैं, कान में जब उद्गल इकट्ठे होते हैं वो हो हाँ, गया द्रव्य। लेकिन जब उनको से समझा जाता है कि वो सुना क्या, वो भाव इंद्रिय है। वेरी गुड, वेरी गुड, वो बिल्कुल सही बोला। तो उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए प्लीज। ये डेफिनेशन लिख लीजिए भाव इंद्रिय की। ये इसलिए मैं लिखा रही हूँ क्योंकि ये आंटी ने प्रज्ञापना सूत्र में क्वेश्चन 1119 1119 में दिया है। सो मैंने सोचा बहुत अच्छी डेफिनेशन है, लिख लो। व्हाट इज भाव इंद्रिय? लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। पदार्थ को जानने देखने की शक्ति, पदार्थों को जानने देखने की शक्ति लब्धि कहलाती है। और जानने देखने रूप प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं। जानने देखने रूप प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं। ये लब्धि मति श्रुत ज्ञानावरणीय, ये लब्धि मति श्रुत ज्ञानावरणीय और चक्षु अचक्षु दर्शनावरणीय, चक्षु अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होता है। और द्रव्य इंद्रिय की सहायता से विषय को ग्रहण करके जानने रूप प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है कि फर्स्ट कांटेक्ट हुआ है। लब्धि कब ऑपरेट हो गई थी? लब्धि जब आप पर्याप्त हुए थे, याद है? आप यदि संगी थे तो आप में लब्धि उत्पन्न हुई थी। तो आप बोलोगे लब्धि, मैं श्वासोश्वास लब्धि ये सब मतलब मेरे सब कुछ कर रही हूं, नहीं। लब्धि का मतलब सिर्फ योग्यता है, कैपेबिलिटीज है।
ठीक है, सो ये भाव इंद्रिय है। तो अवग्रह के दो भेद समझ में आ गए हैं। हाँ, अब नेक्स्ट सवाल है, दीदी आगे पढ़िए। किसी को सवाल पूछना है इसमें? ठीक है दीदी आगे पढ़िए। वह व्यंजन अवग्रह क्या है? व्यंजन अवग्रह के चार भेद हैं। श्रोतेंद्रिय व्यंजन अवग्रह, घ्राणेन्द्रिय व्यंजन अवग्रह, जिभेंद्रिय व्यंजन अवग्रह तथा स्पर्शन इंद्रिय व्यंजन अवग्रह। ये व्यंजन अवग्रह का प्ररूपण हुआ। श्रोत वेरी आदि गुड। ये वही मैंने आपको बोली थी, माइनस चक्षु माइनस मन, मतलब मन और चक्षु नहीं होता, ये चार से ही होती है, बाकी दो से नहीं होती है। वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि व्यंजन अवग्रह में पुद्गल ग्रहण होते हैं। ठीक है, विवेचन करिए, पढ़िए दीदी। स्रोत आदि उपकरण द्रव्य इंद्रियों के साथ शब्द आदि पुद्गलों का व्यंजन संयोग होना व्यंजन अवग्रह कहलाता है। श्रोत इंद्रिय व्यंजन अवग्रह। श्रोत उपकरण द्रव्य इंद्रिय के साथ शब्द पुद्गलों का संबंध होना। घ्राण एक मिनट इंद्रिय एक मिनट, रुकिए रुकिए दीदी, दीदी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज बट नेचुरल है। जब कान के अंदर पुद्गल जाएंगे तो वो श्रोत इंद्रिय व्यंजन अवग्रह है, पर मेरे नाक के अंदर पुद्गल जाएंगे तो वो धारणेन्द्रिय, सॉरी घ्राण इंद्रिय व्यंजन अवग्रह। इस तरह से चारों का समझ लेना चाहिए, वेरी इजी। ठीक है, अब दीदी नीचे विशेष के नीचे वाला पढ़िए। श्रोत श्रोत घ्राण ये वाला। नहीं, ये विशेष जो पढ़ा है ना, विवेचन के बाद विशेष जो लिखा है ना, वहां से पढ़ना। विशेष श्रुत घ्राण जिह्वा और स्पर्शन ये चार भाव इंद्रियां ही शब्द आदि पदार्थों को श्रुत आदि उपकरण द्रव्य इंद्रिय के साथ संबंध होने पर जानती है। अतएव इन चार इंद्रियों का ही व्यंजन अवग्रह कहा है। भाव चक्षु इंद्रिय और भाव मन रूप आदि को उनका चक्षु उपकरण द्रव्य इंद्रिय और द्रव्य मन के साथ संबंध हुए बिना ही जानते हैं। एतब चक्षु इंद्रिय का और मन का व्यंजन अवग्रह नहीं कहा है। ठीक है, ये तो अभी तक समझ में आ रहा है? कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आया? ठीक है, अभी आपको थियरी आपको बोरिंग लगेगी, बट इट बिकम इंटरेस्टिंग। धीरे धीरे थियरी वाले जब इंटरेस्टिंग बनेगी। आगे पढ़िए दीदी। वह अर्थ अवग्रह क्या है? अर्थ अवग्रह के 6 भेद हैं। श्रोतेंद्रिय अर्थावग्रह, चक्षु इंद्रिय अर्थावग्रह, घ्राणेन्द्रिय अर्थावग्रह, जिभेंद्रिय अर्थावग्रह, स्पर्शेंद्रिय अर्थावग्रह और अनिंद्रिय अर्थावग्रह। इसका मतलब श्रुत ये पांचों इंद्रियां और मन से हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, सिर्फ व्यंजन अवग्रह चार से होता है, बाकी सब चीजें छह से होती है। मतलब पांच इंद्रियां और एक मन से हो रही है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग सेकंड पॉइंट पे जा चुके हैं। कौन से वाले पॉइंट पे जा चुके हैं? आई विल जस्ट शो यू। देखिए, सिर्फ व्यंजन अवग्रह जो था ना, वो चार से होता है, क्योंकि इसमें पुद्गल आते हैं। बट जो अर्थावग्रह होता है ना, अर्थावग्रह से के बाद यह अवाय धारणा जो होती है ना, ये पांचों इंद्रियां और मन से होती है। मन मतलब नौ इंद्रिय से होती है। आप देखो, ये ना सारे कांस्टेंट रहेंगे। देखो, अर्थावग्रह तो इसी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये पांचों इंद्रियां और मन से हम कर रहे हैं। अभी हम अर्थावग्रह पे डिसाइड कर रहे हैं। अर्थावग्रह भी ये कुछ है का इनिशियल वर्जन है, पर इसमें पुद्गल आते हैं जब आखिरी पुद्गल भी से हमारा कान लबालब भर जाता है, और हमको हमारा मतलब मुझे समझ आने लग जाता है। जब पहली बार समझ आता है, वो अर्थावग्रह है। ठीक है, लेट्स रीड दैट। या दीदी? श्रोत आदि उपकरण द्रव्य इंद्रियों के निमित्त से श्रोत आदि भाव इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि रूपी अरूपी पदार्थों को अव्यक्त रूप में जानना उसे अर्थ अवग्रह कहते हैं। श्रोत ठीक है, इंद्रिय अभी एक मिनट, मैं ना ये जस्ट ये चीज बता देती हूँ कि व्यंजन अवग्रह में तो एक पुद्गल आया, मेरे कान में आया, चाहे नाक में आया, चाहे स्पर्श में आया, चाहे मुंह में आया, एक पुद्गल आया, तो मुझे फर्क पता लगेगा कि कुछ हुआ? नहीं पता लगेगा। दूसरा पुद्गल आएगा तो मुझे पता लगेगा कि कुछ हुआ? नहीं पता लगेगा। जब मेरे कानों में लबालब भर जाएगा मेरा कान शब्द वाले पुद्गलों से, तब जब वो भर जाएगा ना, जब 100% भर जाएगा, राइट? तो जब भर जाएगा,
उसको बोलते हैं व्यंजन अवग्रह। जब 100% भर गया और मुझे आभास हुआ ये कुछ है, समथिंग हैपेंड, कुछ आवाज आई। याद रखना, मुझे कब समझ में आता है कुछ अव्यक्त रूप से, कब मुझे समझ में आता है कि कुछ आवाज आई, जब पूरा जब पूरा जब पूरा कान मेरा भर जाता है पुद्गलों से। तो पहला पुद्गल आया, इतना और इतने सारे पुद्गल आए, तब तक तो मुझे पता भी नहीं लगा कि भैया कुछ हुआ, पर उसको वो व्यंजन अवग्रह में बोला। अर्थवग्र तब होता है जब व्यंजन अवग्र में आखिरी पुद्गल आया और इसके बाद मुझे पता लगने लग गया कि भैया क्या हो रहा है। तो जब पता लगने लग गया ना कि सम नॉइज केम, वो अर्थवग्र है। समझ में आ गया? अर्थवग्र में तो, पर ये दोनों चीजें ना मतलब अव्यक्त है, मतलब एकदम ये इतनी झाई जैसा है ना, इनिशियल फर्स्ट कांटेक्ट है। इसीलिए मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, अव्यक्त रूप से मुझे पता लग रहा है कि कुछ है। ठीक है, आगे पढ़िए दीदी। आगे का दीदी वो नेक्स्ट पैराग्राफ जो 184 पेज का है ना, फर्स्ट पैराग्राफ, वो स्किप कर दीजिए, ठीक है। देखते ही पढ़ देती हूँ, है ना। विशेष को पढ़िए आप। इस पदार्थ का नाम क्या है, इस पदार्थ की जाति क्या है, इस पदार्थ का गुण क्या है, इत्यादि ज्ञान जिसमें अव्यक्त ना हो, ऐसी मंदतम ज्ञान मात्रा को अव्यक्त ज्ञान कहते हैं। अर्थ अवग्रह में मात्र ऐसा अव्यक्त ज्ञान ही होता है, क्योंकि अर्थ अवग्रह का काल एक समय ही है और एक समय में नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि का अव्यक्त ज्ञान छद्मस्तों को संभव नहीं हो सकता। ये हमने देखा है कि एक केवली को छोड़ के कोई भी आदमी एक समय को कैच ही नहीं कर पाता। यहां तक कि तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ जीव, 14 पूर्वी या शुद्ध केवली, जो भी ले लो, छद्मस्तता के कारण एक समय को कैच ही नहीं कर पाता है। तो आप बोलोगे मेरा जो कान लबालब भरा, वो जब लास्ट पुद्गल जो टच हुए, तो व्यंजन वगैरह खत्म हो गया और क्या हुआ? अर्थ वगैरह हुआ। पर अर्थ वगैरह तो एक समय का हुआ ना, क्योंकि पुद्गल, लास्ट पुद्गल ही टच किया। तो लास्ट पुद्गल टच किया, उसको वो एक समय का हुआ। और जैसे ही वो खत्म हो गया तो अर्थ वगैरह खत्म हो गया, आगे चले गए हम। राइट। सो टेक्निकली देखा जाए, एक समय का जो कि वो टचिंग है, मतलब जो लास्ट पुद्गल का टचिंग है की वजह से है, वो एक समय का है, वो हम कैच ही नहीं कर सकते छद्मस्त, और नहीं कर जाने की वजह से ये उसको, मतलब ये बोल दिया, इट्स नॉट पॉसिबल टू फिगर इट आउट। ठीक है, किसी को पूछना है यहाँ पे कुछ? यहाँ पे ना क्लास में किसी को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, उसी वक्त ऑब्जेक्शन करके रुको। मैं बहुत स्लो जाना चाहती हूँ, बट मैं डेफिनेशंस क्लियर कर करके जाना चाहती हूँ। एक डेफिनेशन दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक डेफिनेशन दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि आप लोग के मन में बैठ जाए। जैसे कान के लिए समझना, वैसे ही नाक के लिए समझना, कि एक पुद्गल मान लो नाक आया स्मेल का। राइट, आपके किचन के अंदर किसी ने, बेडरूम में किसी ने परफ्यूम गिरा दी, या किचन में किसी ने कुछ जला दिया, होता है ना कभी, दूध के जलने की स्मेल आ रही है, कुछ आपको आया, तो पहले पुद्गल में नहीं आएगी, कब आएगी? जब भैया दूध लास्ट वाला। जल चुका होगा अच्छे से भैया। राइट, तब आएगी, थोड़ी सी स्मेल आती है। तो वो जो स्मेल आई और मेरा नाक भर गया ना, वो जो एक समय का अर्थवग्र हुआ, समझ में आ गया? वैसे ही मुंह में समझना, मैं आपके मुंह में इतना माइक्रो फूड डालती हूँ, किसी चीज का भी, कोई खाने का बहुत ही टेस्टी खाना है, इतना सा मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल डालती हूँ, आपको टेस्ट समझ में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, उतना इतना सा और डालती हूँ, नहीं आएगा। आप देखो, आपको एक सब्सटैंशियल अमाउंट डालना पड़ेगा अपने मुंह में। आप लोग किचन में खाना बनाती हो तो हम लोग टेस्ट करते हैं ना कि यार ये नमक ठीक है कि नहीं है, कई बार हम लोग देखते हैं ना कि यार कुछ ऐड तो नहीं करना चाहिए, तो उसके अंदर आप फिर भी एक चम्मच जितना खाना मुंह में डालते हो। क्यों डालते हो? क्योंकि अर्थवग्र को ना थोड़ा टाइम, कुछ क्वांटिटी चाहिए होती है, कुछ डिसाइड इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए कई बार एक चम्मच किया एंड यू लाइक, नहीं समझ में आया, आई नीड वन मोर स्पून, होता है ना कई बार। राइट, क्योंकि नहीं आया। तो ये जो चीजें होती है ना, इसको व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह बोला। ठीक है, चलिए दीदी, ये पढ़ लीजिए आगे का। एक वाले पर भिन्न भिन्न घोष
तथा भिन्न भिन्न व्यंजन वाले ये 5 नाम हैं: अवग्रहण, उपधारण, श्रवण, आलंबन तथा मेधा। ये अवग्रह का प्ररूपण हुआ। एकार्थक नाम, उस अवग्रह के ये 5 एकार्थिक नाम हैं जो नाना घोष वाले और नाना व्यंजन वाले हैं, जिनकी मात्राएं और अक्षर एक समान नहीं हैं। क्या ये पांचों नाम एकार्थक हैं? नहीं। ये कथन सामान्य अपेक्षा से समझना चाहिए। विशेष अपेक्षा से ये भिन्न अवग्रह के नाम हैं। अवग्रह के 2 भेद हैं: व्यंजन अवग्रह, अर्थ अवग्रह। ये दोनों पहले बता दिए गए हैं। अवग्रह का एक तीसरा भेद है, व्यवहारिक या औपचारिक अर्थ अवग्रह। एक एक मिनट, बार एक मिनट, एक मिनट, दीदी रुको। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं अवग्रह का कॉन्सेप्ट पहले बता दूं। जब मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगी ना, तो रिंकी दीदी जब पढ़ेगी ना, तो आपको लगेगा अच्छा महावीर स्वामी भगवान वही बोल रहे थे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो मैं वो चीज को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखिए, ओके, कोई भी चीज आती है ना, जब आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से, स्टिमुलेंट। जब भी कोई चीज मेरे नाक में आई ना, उसको स्टिमुलेंट बोलते हैं। स्टिमुलेंट मतलब कान में आवाज जाना, कोई भी पुद्गलों का जाना स्टिमुलेंट होता है। स्टिमुलेंट जब जाते हैं ना, तो व्यंजन अवग्रह होता है और अर्थावग्रह होता है, ये आपको पता है, ठीक है। जब व्यंजन अवग्रह कान में गया, अर्थावग्रह हुआ, उसके बाद मैं ईहा करती हूँ। ईहा का मतलब है विचारना। देखो, ईहा के ऊपर मैंने विचारना लिखा है। अब विचारणा के बाद अवाय होता है। अवाय का मतलब होता है निर्णय करना, ठीक है। धारणा तक तो हम पहुंचे नहीं है। क्या होता है, बोला कि व्यंजन अवग्रह के 2 भेद है, व्यंजन अवग्रह, अर्थावग्रह। बट बट क्या होता है, जैसे ही व्यंजन अवग्रह हुआ, अर्थावग्रह हुआ ना, तो उसके बाद ईहा होगी। ईहा में मैं कुछ विचार करूंगी। देखो, ये एरो दिख रहा है आपको। अवग्रह, सॉरी, अवग्रह के बाद विचारणा किया मैंने, ईहा हुई। जैसे ही ईहा हुई, तो मैंने निर्णय निर्णय किया, मतलब आवाय किया। क्या निर्णय किया? पर वो निर्णय से ना एक और सवाल उत्पन्न हुआ। क्या सवाल उत्पन्न हुआ? कि यार, वो जो कान में जो मेरे जो आवाज गई ना, वो तो किसी ब्रेकेबल बर्तन की नहीं थी। वो तो मतलब वो स्टील की थी या लोहे की थी, पीतल की थी। तो वो कौन सा बर्तन होगा? तो एक नया सवाल खड़ा किया, और जो नया सवाल होता है ना, वो बन जाता है एक और अर्थवग्र, ठीक है। मतलब एक और अवग्र बन जाता है, ठीक है। उस तो अगेन मैं आपको समझा रही हूँ, स्टिमुलेंट एक ही है। मतलब एक ही बार मेरे कान में कुछ आवाज गई, उससे मैंने विचार किया, उस पे मैंने निर्णय किया। निर्णय से मेरा एक और सवाल उत्पन्न हुआ। क्या सवाल हुआ? कि बर्तन तो गिरा, पर लगता है कोई कांच टूटने वाला बर्तन नहीं था, नॉन स्टिक, मतलब वो ब्रेक होने वाला नहीं था। तो वो क्या था? स्टील का था या पीतल का था या कौन से मेटल का था? तो मेरा एक और सवाल उत्पन्न हुआ ना। ये जो सवाल होता है ना, वो वापिस वो अवग्रह क्रिएट करता है। अवग्रह मतलब अव्यक्त अव्यक्त इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको महावीर स्वामी भगवान ने व्यवहार या औपचारिक अवग्रह बोला। समझ में आया? व्यवहार या औपचारिक अवग्रह बोला। तो ये 3 तरह के अवग्रह हो गए: व्यंजन, अर्थवग्रह और व्यवहार अवग्रह, राइट। अब क्या होता है, दूसरे का आंसर मैंने समझ में आ गया कि वो नॉन ब्रेकेबल था। तो मैंने उस पर विचारणा करनी चालू की, और क्या सोचा, अरे नहीं यार, ये तो मैंने पता है, ये तो स्टील का ग्लास था, ठीक है। तो मैंने डिसीजन ले लिया कि ये तो स्टील का ग्लास है, तो मैंने अवाय भी किया। पर उससे एक और क्वेश्चन खड़ा हुआ, एक और क्वेश्चन क्रिएट हुआ। क्या वो भरा हुआ था, क्या वो खाली था, किसी, राइट। तो ये अवग्रह पे एक और सवाल क्रिएट हुआ। वो जो तीसरा वापिस अवग्रह क्रिएट हुआ, तीसरा अव्यक्त एकदम नया सवाल खड़ा हुआ विचारना से। तो वो क्रिएट हुआ ना, जो थर्ड जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ ना, वो उसी को व्यवहार औपचारिक अवग्रह या औपचारिक अवग्रह बोलते हैं। समझ में आया? आप ऐसे करते करते आप देखो, ये जो लास्ट सवाल था मेरा कि अरे नहीं, खाली था या भरा हुआ था, इसके ऊपर मैं और 10 सवाल खड़े कर सकती हूँ कि नहीं, किसी को चोट लगी कि नहीं लगी। तो एक और इस तरह से इहा होगा, अवाय होगा, फिर से अवग्रह बन जाएगा। ऐसे एक स्टिमुलेंट पे बहुत सारे अवग्रह क्रिएट होते हैं, राइट। बट
व्यंजन अवग्रह अर्थ अवग्रह तो एक ही बार हुआ, वो बार बार नहीं हुआ। जो बार बार हो रहा है ना, एक ही स्टिमुलेंट पे बार बार हो रहा है ना, उसको बोलते हैं व्यवहार या औपचारिक अवग्रह। ये समझ में आ गया? जो मैंने पढ़ाया समझ में आया? 3 तरह के अवग्रह बोले। जब मैं आपको कागज दिखा रही हूं और बता रही हूं कि कागज में तो सिर्फ 2 ही अवग्रह है, व्यंजन अवग्रह है और अर्थ अवग्रह है। व्यवहार अवग्रह का तो नामो निशान नहीं है। तो भाई मेरे, पढ़ा क्यों रहे हो? सिर्फ बोल क्यों रहे हो? यहाँ तो बोल रहे हो तो वो टेबल में डालो भाई। हाँ, महावीर स्वामी भगवान टेबल में डाल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं 2 ही अवग्रह है। फिर बोलते हैं उसके 3 प्रकार है, व्यवहार अवग्रह बीच में डाल दिया। राइट? वो क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं स्टिमुलेंट एक ही है। स्टिमुलेंट एक है का मतलब होता है एक ही बार स्मेल आई ना, स्मेल तो एक ही बार आई, नाक में स्मेल गई, मुंह में टेस्ट गई, वो तो एक ही बार गई ना। तो व्यंजन अवग्रह एक ही बार हुआ, अर्थावग्रह भी एक ही बार हुआ। तो स्टिमुलेंट एक ही बार हुआ। स्टिमुलेंट मतलब चीजें जो अंदर घुसने को मैं स्टिमुलेंट बोलती हूँ। देयर वाज ओनली वन स्टिमुलेट व्हाट वाज स्टिमुलेटिंग माय ईयर। ठीक है, स्टिमुलेंट एक ही है, इसलिए अर्थावग्रह एक ही हुआ, और नहीं सॉरी, व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह एक ही हुआ। बट मल्टीपल व्यवहार अवग्रह क्रिएट हुए, मल्टीपल सवाल खड़े हुए, मल्टीपल, यार समझ नहीं आ रहा, यार ये था, समझ नहीं आ रहा। अव्यक्त का क्या मतलब है? समझ नहीं आ रहा, यह क्या है, या ये क्या है, ये क्या है। वो कितने हुए? एक ही स्टिमुलेंट पे बहुत सारे हुए, पचासों हो सकते हैं, पचासों हो सकते हैं। और वो जो है ना, जो पचासों हुए, उसको व्यवहार अवग्रह बोला। ठीक है, आप बोलोगे भाई यदि ये व्यवहार अवग्रह इंपॉर्टेंट है तो पहले टेबल में क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो अवग्रह नहीं है, वो एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है। ठीक है, और याद रखना, एक स्टिमुलेंट पे अवग्रह इतने सारे क्रिएट नहीं हो रहे। एक व्यं फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ बुक से। व्यंजन अवग्रह एक ही हुआ, एक स्टिमुलेंट का एक व्यंजन अवग्रह हुआ, अर्थावग्रह भी एक ही बार हुआ। बट ये जो व्यवहार अवग्रह है ना, ये यहाँ अवाय से वापस सवाल आ रहा है, और फिर अवग्रह बन रहा है, फिर उसी आंसर का यहाँ अवाय करके फिर से अवग्रह बन रहा है। इसलिए ये बार बार ऐसे जाके ऐसे बन रहा है, ऐसे जाके ऐसे बन रहा है। ऐसा नहीं है कि एक स्टिमुलेंट पे 1000 अवग्रह है, ऐसे मत समझना। एक स्टिमुलेंट के 1000 अवग्रह ऐसे नहीं बनते हैं। कैसे बनते हैं? पहले वो ईहा तक जाते हैं, अवग्रह अवाय तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आके फिर वापस जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि इसका रूटीन ऐसा है? ये समझ में आ गया आपको? व्यवहार अवग्रह का मतलब समझ में आ गया? हाँ, मैं किसी वजह से व्यवहार अवग्रह को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, इसका मतलब इसकी यूटिलिटी है कहीं ना कहीं। राइट? एक ही चीज स्टिमुलेंट है, आप पचासों सवाल खड़े करते हो अपने दिमाग में। राइट? रात को आवाज आती है, कौन है? मेरी बेटी होगी, कि मेरे पापा होंगे, कि कोई पड़ोसी होगा। आप होता है ना कि चोर होगा, तो आप बोलते हो इतने सारे अवग्रह नहीं हुए हैं, इतने सारे अवग्रह नहीं हुए हैं। अर्थावग्रह और सॉरी, व्यंजन अवग्रह, अर्थावग्रह तो एक बार हुआ, बाकी सब यहाँ आवाज से वापस आ आके व्यवहार अवग्रह बन रहे हैं। ये बात समझ गए आप? हाँ, ओके, आगे पढ़िए दीदी। तो ये यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के बाद व्यवहार अवग्रह या औपचारिक अवग्रह कभी बोला जाए तो समझ लेना, ये व्यंजन अवग्रह अर्थावग्रह की तरह अवग्रह ही है। अवग्रह मतलब अव्यक्त, ये क्या है समझ नहीं आ रहा है, मतलब एकदम बेसिक लेवल का दर्शन लेवल पे मतलब कुछ चीज है। ठीक है, बट बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, एक ही स्टिमुलेंट पे बहुत सारे हो सकते हैं। ये समझ में आ गया? बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैपेबिलिटीज। ठीक है, एनीवे दीदी, आगे पढ़िए। ये जो मैंने भी पढ़ाया ना, ये वही चीज दीदी पढ़ के आपको बताएगी, वही चीज, सो आपको समझ में आ जाएगा, बैठ जाएगा।
एक बार अर्थ अवग्रह के पश्चात इहा और अवाय हो जाते हैं। इसके पश्चात भी यदि नई इहा जगे तो उस नई इहा की अपेक्षा पिछले अवाय में अवग्रह का उपचार करके उसे व्यवहार में अवग्रह मानते हैं। इहा के पहले जो होता है वह अवग्रह होता है। इस अपेक्षा से नई इहा के पूर्ववर्ती अवाय में अवग्रह का उपचार किया जाता है। यदि उस दूसरी इहा के पश्चात अवाय होकर तीसरी इहा और भी जगे तो वह दूसरा अवाय भी तीसरी इहा की अपेक्षा उपचार करके अवग्रह माना जाता है। इस प्रकार जिस अवाय के पश्चात नई इहा जगे उसे उपचार से व्यवहार में अवग्रह मानते हैं। जिस अवाय के पश्चात नई इहा नहीं जगती उसे अवाय ही मानते हैं। जैसे किसी शब्द पुद्गल का श्रवण होने पर यह और अवाय होकर जब ये निर्णय हो जाए कि मैंने जिसे जाना है वह शब्द ही है, रूप आदि नहीं। यदि उसके पश्चात यह जिज्ञासा उत्पन्न हो कि वह शब्द किसका है, शंख का या धनुष का, तो ये जिज्ञासा की अपेक्षा पूर्व का वह निर्णय उपचार से व्यवहार में अवग्रह माना जाता है। यदि इसका भी निर्णय हो जाए कि ये शंख का ही शब्द है, धनुष का नहीं, फिर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो कि ये शंख का शब्द नवयुवक ने बजाया है या वृद्ध ने, तो इस जिज्ञासा की अपेक्षा पूर्व का दूसरा निर्णय भी उपचार से व्यवहार में अवग्रह माना जाता है। अस्तु, इन 5 नामों में से पहले के 2 नाम व्यंजन अवग्रह के हैं, तीसरा नाम अर्थ अवग्रह का है, पिछले 2 नाम व्यवहारिक अर्थ अवग्रह के हैं। आगे भी पढ़ दो। ये पढ़ लो, ये 5 इसलिए पढ़ो क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि व्यंजन अवग्रह क्या है, अर्थ अवग्रह क्या है और व्यवहार अवग्रह, इसलिए ये पांचों को पढ़ जाओ दीदी। वे इस प्रकार हैं। अवग्रहणता, व्यंजन अवग्रह से पहले समय में आए हुए शब्द आदि पुद्गलों का उपकरण द्रव्य इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करना अवग्रहणता है। उपधारणता, व्यंजन अवग्रह के दूसरे तीसरे आदि समय में आए हुए नए नए शब्द आदि पुद्गलों का उपकरण द्वारा इंद्रिय द्वारा ग्रहण करना उपधारणता है। श्रवणता, ये अर्थ ये जो है ना, ये फर्स्ट 2 है ना, ये व्यंजन अवग्रह है, ये व्यंजन अवग्रह खत्म हो गया, अभी अर्थावग्रह चालू हुआ। श्रवणता, बोलो। अर्थ में भाव इंद्रिय के द्वारा पदार्थ को अव्यक्त रूप में जानना श्रवणता है। अवलंबनता, नई दूसरी इहा के लिए प्रथम अवाय का अवलंबन रूप होना अवलंबनता है। मेधा, दूसरे दूसरे तीसरे आदि अवायों में पहले अवाय से अधिक बुद्धि का होना मेधा है। ओके, तो लास्ट के 2 व्यवहार अवग्रह है, ये समझ में आ गया। ओके, अभी सूचना और प्रश्न उत्तर करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि मैंने 5-10 मिनट क्यों लगाए ये व्यवहार अवग्रह को सिखाने में। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया जब वो भेद ही नहीं है। भेद तो सिर्फ व्यंजन और अर्थावग्रह है। फिर मैंने इतना टाइम क्यों लगाया आपको व्यवहार अवग्रह समझाने में, आपको समझ में आ जाएगा। या दीदी? सूचना, आगे अर्थ अवग्रह के लिए जो भी दृष्टांत दिए जाएंगे वे नैश्चिक अर्थ अवग्रह के ना होकर व्यवहारिक अर्थ अवग्रह के होंगे। प्रश्न, क्यों? उत्तर, इसका कारण स्पष्ट है कि दृष्टांत वही दिया जाता है जो कि अनुभव गम्य हो और शब्द द्वारा प्रकट किया जा सकता हो। नैश्चिक अर्थ अवग्रह एक समय का होने से उसका ज्ञान इतना अव्यक्त है कि छद्मस्त उसका नहीं कर सकता और केवली उसे जानते हुए भी प्रकट नहीं कर सकते। व्यवहारिक अर्थ अवग्रह ही ऐसा है जो छद्मस्तों के लिए अनुभव गम्य है और वाणी के द्वारा प्रकट किया जा सकता है, इसलिए उसका नाम व्यवहारिक रखा गया है। यह आदि के जो दृष्टांत होंगे वे भी व्यवहारिक अर्थ अवग्रह के पीछे होने वाले ही होंगे। यह अवग्रह है। ओके, अभी मेरी बात समझो। बिकॉज़ व्यंजन अवग्रह में तो कुछ हमको समझ ही नहीं आता है, क्योंकि उसमें तो भैया मुझे मेरे तो कानों में पहला पुद्गल गया, फिर दूसरा मतलब परमाणु गया, दूसरा ऐसे करते-करते इतने सारे गए। जब भर गया तब तक तो मुझे वैसे ही नहीं कुछ पता लगा, ठीक है? जब पता लगा और अर्थावग्रह हुआ तो अर्थावग्रह भी भैया एक समय का था, वो लास्ट पूरा भर गया तो वो भी एक समय का था।
तो कह रहे हैं केवली को पता होने से भी क्या फायदा होगा जब वो व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। हाउ कैन केवली डिस्क्राइब वन समय, जब वो भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं तो उस फायदा ही नहीं है इन दोनों चीजों का, राइट। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, राइट, जहां अवग्रह बोला जाए तो व्यवहार अवग्रह समझना। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कंचन आंटी के पास हम जब भी पढ़ते थे ना, तो कंचन आंटी थोड़ा फास्ट जाती है, आंटी मान के चलती है कि उनको पता है सब कुछ, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में हम जाते थे ना, तो हमारा दिमाग इतना फास्ट नहीं चलता था, हमारा दिमाग बड़ा स्लो मोशन पे चलता था। तो आंटी ऐसे ही बोलती थी, देखो 11वां गुण स्थान में कोई जा रहा है ना, तो श्रेणी आरोहण करना है, कर रहा होता है, राइट। तो हमारा दिमाग बोलता था, आंटी उपशम श्रेणी के शपक श्रेणी, हम लोग ऐसे पूछते थे, आंटी रुक जाओ, बहुत फास्ट जा रहे हो, उपशम श्रेणी के शपक श्रेणी। आंटी बोलती है, भाई 11वें गुण स्थान में जाएगा तो ऑब्वियसली है वो उपशम श्रेणी होगी, वो शपक कैसे होगी। मैंने कहा ओ आंटी, धीरे धीरे समझ में आ गया, ठीक है, कि उपशम 11वें गुण स्थान बोला है तो उपशम श्रेणी ही समझना, ठीक है। फिर आंटी कई बार ऐसे ही बोलती थी, देखो उसने उपशम श्रेणी की। अभी उपशम भी दो तरह का होता है, एक प्रथमोपशम होता है और एक द्वितीयोपशम होता है, राइट। प्रथमोपशम कब होता है, जब जीव मिथ्या अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन की पहली बार स्पर्शना करता है, उसको प्रथमोपशम बोलते हैं। और द्वितीयोपशम किसको बोलते हैं, वो 8th गुण स्थान से जब वो 11th गुण स्थान टच करके वापस गिरता है, उस जीव को उपशम श्रेणी बोलते हैं। दोनों उपशम श्रेणी है। तो आंटी कई बार बातों बातों करते करते बोलती थी, अरे उसने उपशम श्रेणी की, एंड आई एम लाइक, आंटी प्रथमोपशम के द्वितीयोपशम बोलो तो सही है, ऐसे इतनी फास्ट क्यों जा रहे हो। तो आंटी बोलती है, वो जो प्रथमोपशम है ना, वो तो सिर्फ सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो रही है जिंदगी में पहली बार अनादि मिथ्या दृष्टि को। वो श्रेणी, वो टेक्निकली वो उपशम है, इसलिए उसको श्रेणी बोल दिया है। पर श्रेणी आरोहण जो जिसको हम बोलते हैं ना, वो 8 से 11 गुण स्थान वाली होती है। तो मिला, ओ आंटी समझ में आया, ठीक है। हाँ, मैं तुमको ये इसलिए डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कई बार एक ही अक्षर के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो हम लोग जो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, हमको खटखट पता लग जाता है कि अरे आंटी उपशम श्रेणी की बात कर रही है यदि, तो वो 8 से 11वां गुण स्थान की बात कर रही है। बट यदि सम्यक दर्शन स्पर्श रहा है पहली बार, तो ऑब्वियसली वो प्रथमोपशम की बात कर रही होती है। ये बातों बातों में हमको पता लग जाता है कि वहां पे श्रेणी आरोहण का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। सो आंटी आगे जाके ये बोलेगी, अरे अवग्रह यह अवाय धारणा हो गई, ऐसे बोलेगी। तो आप लोगों के वेट अ मिनट कंचन आंटी, आपने तो बोल दिया अवग्रह यह अवाय धारणा हो गई, तो कौन अवग्रह, कौन सा हुआ, व्यंजन अवग्रह हुआ कि अर्थावग्रह हुआ? बताइए क्या आंसर दोगे आप। वो होने के बाद ही, दोनों होने के बाद ही अवाय धारणा वगैरह होगी। हाँ, पर मेरा सवाल ये था कि यदि आंटी ने बोला कि उस विषय पे अवग्रह यह अवाय धारणा की उसने, ठीक है, हुई, तो कौन सा समझना, अवग्रह आप बोल रहे हो कि अवग्रह भी हुई होगी, नहीं सॉरी, व्यंजन अवग्रह भी हुई होगी, अर्थावग्रह भी हुई होगी, राइट, फिर अवग्रह यह अवधारणा होगी, आप ऐसा बोल रहे हो, राइट। व्यवहारिक, व्यवहारिक। पर आंटी को आप यदि बोलोगे आंटी अवग्रह हुआ, तो व्यंजन अवग्रह हुआ कि अर्थावग्रह हुआ, आंटी बोलेगी, बॉस फॉर अभी से मैं कभी भी तुमको अवग्रह बोलू ना, प्लीज अंडरस्टैंड व्यवहारिक अवग्रह, व्यंजन अवग्रह अर्थावग्रह क्यों नहीं समझना। डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। पहली बात है, वो पता ही नहीं लगता, जब तक कान भरे तब तक तो वैसे ही नहीं पता लग रहा, जब पता लग भी रहा है तो वो टचिंग हो रहा है, अर्थावग्रह में वो भी इतना छोटा स्काल है कि आप उसको कैच ही नहीं कर पा रहे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो और व्यवहार, एक ही स्टिमुलेशन पे कितने सारे व्यवहार अवग्रह हुए, ठीक है। सो आज के बाद कभी भी आंटी बोले ना अवग्रह यह हमारी धारणा हुई, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज व्यवहार अवग्रह, इट इज अवग्रह, एंड इट इज नॉट व्यंजन अवग्रह, अर्थावग्रह, इट इज नॉट, राइट। आप बोलोगे कि व्यंजन अवग्रह हुआ ही होगा, अर्थावग्रह तो हुआ ही होगा, ऑब्वियसली हुआ होगा, ऑब्वियसली हुआ होगा, अंडरस्टूड, पर वो एक ही बार हुआ होगा। बट एक ही बार होने के अवग्रह कितने सारे बन जाते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं ना। तो एवरी अवग्रह इज इंपॉर्टेंट, उनको व्यवहार अवग्रह समझ के आगे चले जाना। ये बात समझ में आ गई है। आंटी कभी भी बोले, क्या बोले, अवग्रह एक स्टिमुलेशन पे एक बार व्यंजन अवग्रह अर्थावग्रह समझ के, बाकी में व्यवहार अवग्रह फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस समझना। समझ में आ गए।
और वो एक स्टिमुलेशन पे मल्टीपल कैसे हो सकते हैं, राइट? मल्टीपल आपको लग रहे हैं ना, बट याद रखना वो ग्लास यदि गिरा है में, तो ग्लास के ऊपर हर सवाल अलग अलग है, हर सवाल अलग अलग है, राइट? कांच का था, भरा हुआ था, किसी को चोट लगी कि नहीं लगी, राइट? वो यदि भरा हुआ था तो किस चीज से भरा हुआ था? अरे दूध तो उतना ही था घर में, सारा गिर गया। आप समझ गए हो ना? वो सारा अवग्रह, जितने भी 50 अवग्रह है ना, राइट, वो व्यवहार अवग्रह। ये समझ में आ गया? मैंने क्यों डिटेल में समझा रही हूँ। आज के बाद एक ही वर्ड बोला जाएगा, अवग्रह, ठीक है? पर एग्जाम में व्यंजन अवग्रह की अपनी इंपॉर्टेंस है, अर्थ अवग्रह की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, पर वो थियोरी रह जाती है, थियोरी। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बोलने में व्यवहार अवग्रह आता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आर्ग्यू करो। समझ में आ गया? नेक्स्ट दीदी। इहा के भेद। वह इहा क्या है? इहा के 6 भेद हैं। श्रोतेंद्रिय इहा। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट, मैंने ना बोलना बताना भूल गई आप लोगों को। ओके, हमने अवग्रह खत्म कर लिया। अवग्रह यदि व्यंजन अवग्रह 4 का था, अर्थ अवग्रह 6 का था, व्यवहार अवग्रह है ही नहीं। मैंने बताया ना, क्योंकि वो इनसे ही क्रिएटेड होता है, इनसे ही आगे चल के क्रिएट होता रहता है, तो और बन जाते हैं। इसलिए उसका वो इंद्रिय यूज नहीं होती उसमें, और इंद्रिय यूज नहीं होने से वो एप्लीकेशन रूप है, वो थियरी रूप नहीं है। समझ गए हो? ठीक है। अब आए हम ईहा पे। ईहा का मतलब क्या है? धर्म विषयक विचारणा। विचारणा को हाईलाइट करो। विचारणा का मतलब है चिंतन, राइट? अब चिंतन मैं कर रही हूं, वो भी याद रखना, मैं पांचों इंद्रियों और मन से कर रही हूं। इस ये समझना, ठीक है? एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट। विचारणा क्या मैं एक समय में कर सकती हूँ? नहीं। लंबा टाइम चाहिए ना, उसका काल भी बड़ा होगा। उसमें मैं चिंतन करूंगी, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, व्हाट इज हैपनिंग, सी लुक एट माय फेशियल एक्सप्रेशंस, राइट? क्या हो रहा है, क्या हुआ, आई एम थिंकिंग। विचारणा को ईहा बोलते हैं, ठीक है? चलिए दीदी आप पूछो। वह के द्वारा अव्यक्त रूप से जाने हुए पदार्थ की यथार्थ सम्यक विचारणा करना इहा है। जैसे अंधकार में सर्प के सदृश रस्सी का स्पर्श होने पर ये रस्सी होनी चाहिए, सर्प नहीं। ऐसी यथार्थ सम्यक विचारणा होना। वहां ये सर्प, ये रस्सी नहीं। ऐसा विचार होना अयथार्थ भ्रांत विचारणा है। ओके, कुछ भी हो सकता है। रस्सी को मैं रस्सी भी मान सकती हूँ, रस्सी को मैं सांप भी मान सकती हूँ। पर जब मैंने उसको सांप माना, रस्सी को, वो मेरी भ्रांति थी। और यदि मैंने उस रस्सी को रस्सी समझा, तो वो मेरी सम्यक विचारणा थी। विचारणा इस विचारणा, विचारणा में कुछ भी मैं सोच रही हूँ, विचार करके विचार कर रही हूँ उसमें, ठीक है? अब आगे को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बस मैं एक आपको करके बता रही हूँ। श्रोतेंद्रिय ईहा क्या है, राइट? श्रोतेंद्रिय ईहा, श्रोतेंद्रिय मतलब कान की ईहा। तो क्या कान यहाँ करती है? कान यहाँ करेगी? दीदी पढ़ो पहले, सिर्फ एक ही लाइन पढ़ना। चढ़ो। भाव श्रुत इंद्रिय द्वारा शब्द की विचारणा होना। जैसे शंख का शब्द सुनाई देने पर ये शंख का शब्द होना चाहिए, धनुष का नहीं। ऐसी यथार्थ विचारणा होना। अच्छा, तो श्रोतेंद्रिय क्या कर रहा है? जब श्रोतेंद्रिय के पास बहुत सारे पुद्गल आए, तो वो विचार कर रहा है। क्या ये कान विचार कर रहा है कि ये शंख का शब्द सुनाई दे रहा है, तो ये वो होना चाहिए, धनुष का नहीं, किसी और चीज का नहीं होना चाहिए। ऐसा यथार्थ विचार ना करना। अब मुझे बताइए, चक्षु इंद्रिय क्या करेगी? किसको देखेगी? रूप को देखेगी। क्या रूप को देखेगी? ये लड़की लग रही है, लड़का नहीं लग रहा, राइट? धारण इंद्रिय क्या बोलेगी? ये स्मेल जो अच्छी गंध और है ना, गंध है ना, ये परफ्यूम की है कि जले हुए कुकर की है? ये नाक बोलेगा। जीवा क्या बताएगी? रस। रस तो आपको पता है ना, बहुत मल्टीपल तरह के होते हैं, मेन तो 5 होते हैं, बट इट कुड भी खट्टा मीठा, एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, रस बता रही है। स्पर्शेंद्रिय क्या बताएगा आपको? 8 वैसे तो स्पर्श है, पर और भी जितने भी स्पर्श जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, वो स्पर्श बताएगा, ठीक है? और भाव मन और अनेन्द्रिय जो भाव मन है के द्वारा
रूपी अरूपी पदार्थ की विचारणा होना, जैसे उगते हुए सूर्य का स्वप्न देखने पर ये उदय होते हुए सूर्य का स्वप्न होना चाहिए, अस्त होते हुए सूर्य का नहीं, ऐसा यथार्थ विचार न करा। मतलब मन भी तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो मन से मैं मन पे विचार रही हूँ, वो भी यहाँ हो गई, ठीक है। तो बेसिकली बोला जाता है सारी इंद्रियां विल गिव देयर व्यूज, वो अपने विचार देंगे। कान अपना विचार देगा कि मैंने जो सुना है ना, वो है ना शंख का साउंड था, वो धनुष का साउंड नहीं था। नाक बोलेगा नहीं यार, मैंने तो बहुत अच्छी स्मेल सूंघी, वो जले हुए कुकर की नहीं सुनी। तो हर इंद्रिय अपना विषय का विचार करती है और तुमको इंफॉर्मेशन दे देती है। समझ में आ गया? किसको देती है? आत्मा को इंफॉर्मेशन दे देती है, मुझे इंफॉर्मेशन दे देती है। ये समझ में आ गया? हाँ, तो ये पांचों ईहा समझ में आ गई, 6 तरह की जो ईहा है समझ में आ गई? किसी को डाउट्स है तो पूछिए। डाउट्स है किसी को? श्रोत जो है शब्द पे विचारणा करता है, चक्षु जो है रूप पे विचारणा करता है, धारणेन्द्रिय जो है गंध पे विचारणा करता है, जीवा रस पे, स्पर्शेंद्रिय नहीं सॉरी, जीवा रस पे, स्पर्शेंद्रिय स्पर्श पे, और मन जो है, भाव मन जो है रूपी अरूपी पदार्थों की विचारणा करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल इंद्रिय विल गिव देयर व्यूज, इट्स गिविंग व्यूज अबाउट अ इशू और स्टिमुलेंट, राइट। अपने अपने विषय विषय पे वो अपनी राय देंगे। थस असंगी जीव इज ऑल्सो डूइंग इहा विद इंद्रिय। ओके, एक मिनट जस्ट 1 मिनट। इहा समझ में आ गया है सबको? हाँ, इहा पे कुछ सवाल है तो अभी पूछो। चंचल जी बिल्कुल समझ में आ रहा है? लास्ट लाइन पढ़ो दीदी, ये वाला प्रश्न। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। यह मन से की जाती है या श्रुत आदि भाव इंद्रिय से। जो मन रहित असंगी जीव हैं, वे ही मात्र उस समय श्रुत आदि भाव इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि की इहा करते हैं, परंतु जो मन सहित संगी जीव हैं, वे तो उस समय उस श्रुत आदि भाव इंद्रियों के साथ साथ भाव मन से भी शब्द आदि की इहा आदि करते हैं। ओके, तो ये हमको क्या सीखने को मिला कि जो संगी जीव होगा ना, वो मन से इहा करेगा, राइट। पर जो असंगी जीव है, जिसके पास मन है ही नहीं, राइट, वो श्रोत आदि इंद्रियों से करेंगे, ठीक है। अब मैं इस पे ना आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। लिख लीजिए कहीं पे लिख लीजिए। ये थियोरी है तो लिखना जरूरी है। इन एकेंद्रिय, कोई एकेंद्रिय जीव है, चाहे पौधे का ले लो, प्लांट का, एक ही द्रव्य इंद्रिय है। उसके पास क्या द्रव्य इंद्रिय है? स्पर्श इंद्रिय, उसके पास कुछ है ही नहीं और इंद्रिय। सो उसके पास भाव इंद्रिय कितनी होगी? अगेन रिपीटिंग, एकेंद्रिय जीव के पास एक द्रव्य इंद्रिय ही होती है, तो भाव इंद्रिय कितनी होगी? वो भी एक ही होगी ना, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं कुछ, राइट। भाव इंद्रिय भी एक ही होगी उसके पास। बट जो द्रव्य इंद्रिय होती है ना, डज द जॉब ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द 4 इंद्रिय। मतलब एक ही जो इंद्रिय है ना, जो स्पर्श इंद्रिय, राइट, वो मुंह नाक आंख कान पांचों इंद्रियों का काम कर देती है। एक ही इंद्रिय सारी इंद्रियों का काम कर देती है। जैसे एक पौधा है, उसके पास सिर्फ स्पर्शेंद्रिय है चंचल जी, हाँ, तो क्या वो खाता नहीं है क्या? उसके पास तो मुंह है ही नहीं, तो स्पर्श से ही खाता है, ठीक है। खाता है ना, रूट से खाता है ना, राइट, लीव से खाता है, लीव से सनरेज लेता है, राइट। सो वो स्पर्श से ही खाना खाता है। क्या वो सूंघता है? यस, स्पर्शेंद्रिय से ही सूंघता है। क्या वो सुनता है? यस, वो स्पर्शेंद्रिय से ही सुन लेता है। क्या वो देखता है? यस, वो स्पर्शेंद्रिय से ही देख लेता है, मतलब उसको आभास हो जाता है। अब यह है ना बहुत फेंट लेवल की है,
याद रखना ये सब आपको पता है, हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि ऐसे अक्षर मत यूज करो, जैसे पौधे को देख के गालियां हम देते हैं ना पौधे को, राइट? और उसके बदले कई गार्डनर्स लोग कितने प्यार से अपने पौधों को नाम रखते हैं, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उनको प्यार से पानी देते हैं, मतलब उनकी लीव्स भी साफ करते हैं। ऐसे नहीं है फट से पानी दिया हो गया काम, अच्छे से देखते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो कितना अच्छे उगते हैं और फलते हैं। इसका मतलब पौधे भी सुनते हैं, हियर दे हियर स्मेल, ऑल द इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय से उनका ऑपरेट हो रहा है। ठीक है? कभी आपने ये सब चीजें सुनी है ना कि खल और बट्टा एक साथ नहीं रखना? क्यों? खल मतलब होता है ना, वो कुंडी डंडा बोलते हैं ना हम लोग, एक पास्ट मतलब मूसल और कुछ बोलते हैं ना, मूसलदानी, ममदस्ता मटर एंड मागदस्ता, साथ साथ में नहीं रखने को बोला जाता। क्यों? जब मुझे सब्जी काटनी है और मैं मतलब कटिंग बोर्ड पे रखती हूँ, तो चाकू को अलग रखो, जब तक काटना नहीं है क्यों लेके आते हो, ऐसे कहते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? वहाँ जो जीव होते हैं उनको भय रहता है कि मैं कट रही वेरी गुड, उनको भय रह रहा होता है, ठीक है, राइट? तो मान लो आप आलू या प्याज रखा हुआ है और आप साथ में प्याज वो चाकू रख के जाते हो, उनको डर लगता है कि ये मुझे काट देंगे। एक व्रत होता है जिसको बोलते हैं कि मैं ना 10 मैंने द्रव्य रखे या 50 द्रव्य रखे। क्या रखे? कि मैं ये चीजें खाऊंगी, बाकी 14 लाख पता नहीं कितनी ये वनस्पति ने वो वनस्पति का मैंने त्याग किया। तो ऐसे कहा जाता है कि महाविद्य में वाली मतलब वनस्पति, शंभु रमण वाली वनस्पति को भी मैं अभयदान देती हूँ। उनको पता लगता है कि ये आदमी मुझे नहीं मारेगा, और इस वजह से प्रत्येक वो जो 25 क्रिया आती है ना, उसमें एक क्रिया है जिसमें बोलते हैं कि यदि मैं पचकान कर लेती हूँ ना तो मुझे वो क्रिया नहीं लगती है, प्रत्याख्यान कर लिया तो वो क्रिया नहीं लगेगी। बड़ा फनी लगता है ना ये सुन के। आगम ये बोल रहा है, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं, एकेंद्रिय जीवों के पास एक ही इंद्रिय है, पर वो दूसरी इंद्रियों का काम वो पहली वाली इंद्रिय कर रही है। समझ में आ गया? इसीलिए हम लोग ऐसे अक्षर यूज यूज नहीं करते गंदे, काट डालो सारी सब्जी को। गार्डन में हम जाके बोलते हैं काट डालो, आज सारे पौधे काट डालो। क्रूरता के परिणाम आ रहे हैं ना, बूचड़ खाना खोल दिया एक इंद्रिय जीवों का। नहीं, कहते हैं भाषा अच्छी यूज करो। कई लोग बोलते हैं कि यार ऐसा तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये कैसे हुआ कि एक पौधे को समझ में आ रहा है कि मुझे काट दिया जाएगा। उनको डर लगता है अव्यक्त रूप में। अव्यक्त याद रखना, यह भी अव्यक्त लेवल पे ही है, ज्यादा सब विचारना हो रही है ना, तो अभी तक क्लैरिटी नहीं है, तो उनको भी डर लगता है। तो कंचन आंटी इसका कैसे एग्जाम्पल देती है, जैसे एक एरोप्लेन के अंदर आतंकवादी घुस जाए। रिंकी दीदी आपने ये सुना है ये एग्जाम्पल, आतंकवादी घुस जाए। उसने अभी तक ये नहीं बोला है कि हम आपको मार डालेंगे या छोड़ देंगे, आपको नहीं बोला है। पर आपको डर लगने लग जाता है कि नहीं लग जाता है कि अभी तो मैं गई, पता नहीं जिंदा घर पहुंचूंगी कि अभी तो मैं मर गई, आपको लगेगा ना? हाँ, तो उसने तो आतंकवादी सिर्फ घुसे हैं एरोप्लेन के अंदर, उन्होंने क्या बोला है, ये फ्लाइट को यहां लैंड करके नहीं करके पाकिस्तान में लैंड करते हैं हम लोग। आपको क्या पता है? मैं तो मर गई, आपको ये पक्का पता है। फिर वो आतंकवादी जब जाके, डर लग रहा है, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हम आपको मार डालेंगे, फिर भी आपको डर लग रहा है। फिर आगे जाके क्या होता है, आतंकवादी बोलते हैं हम बूढ़े लोगों को एरोप्लेन से जाने देते हैं। तो जितने बूढ़े लोग हैं ना, उतने लोग डरना बंद कर देते हैं और वो उतर के एरोप्लेन से बाहर चले जाते हैं और वो उनकी जान बच जाती है। वो नहीं डर रहे, आप अभी भी डर रहे हो क्योंकि आप बूढ़े नहीं हो। फिर आतंकवादी अनाउंस करते हैं कि हम बच्चों को छोड़ देते हैं, जो 15 साल के कम बच्चे हैं हम उनको छोड़ देते हैं। तो जो 15 साल के कम बच्चे जो हैं वो नहीं डर रहे, वो उतर के बाहर चले जाते। अभी आपको फिर भी डर लग रहा है, समझ में आया? ऐसे समझना, जब हम पचकान कर लेते हैं, ये वाली चीज ऑपरेट होती है, ये वाली चीज ऑपरेट होती है जो मैं समझाई। ठीक है? तो आपने कहां तक लिखा था? इन एक इंद्रिय देर इज ओनली वन द्रव्य इंद्रिय, सो ओनली वन भाव इंद्रिय, मतलब जिसकी द्रव्य इंद्रिय एक ही है एक इंद्रिय की, तो भाव इंद्रिय भी एक ही है। ठीक है? पर जो एक द्रव्य इंद्रिय है ना,
वो दूसरे 4 इंद्रियों का सारा काम कर रही है, ठीक है। यस, वो अस्पष्ट रूप में कर रही है, मंद रूप में कर रही है, पर कर रही है। क्यों कर रही है, सवाल पूछूं, क्यों कर रही है? इसका क्या जवाब दोगे आप? क्यों कर रही है? सोच के देखो। रिंकी दीदी, क्यों कर रही है वो? जब तुम्हारे पास सिर्फ स्पर्शेंद्रिय है, तुम पौधा हो, फिर वो दूसरे 4 इंद्रियों का काम क्यों कर रही है? उसको क्यों मतलब होते हैं ना, अस्पर्श रूप से, मंद रूप से वो क्यों समझ रही है? क्यों? क्योंकि भाव मन तो उनके भी है। नहीं, क्योंकि बिकॉज आत्मा में चैतन्य नाम का गुण है, चैतन्य। वो कुछ तो करेगा ना, वो कुछ तो प्रोसेस करेगा ना डेटा को। आत्मा तो अपना कुछ तो लेवल पे काम करेगी ना, वो काम कर रही है, ठीक है। सो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, प्लांट्स हैव ओनली स्पर्श इंद्रिय, बट ही ईट्स, हियर, स्मेल, सीज एवरीथिंग फ्रॉम स्पर्श इंद्रिय। ये कार्य जो है ना, संज्ञा के अंतर्गत है। ये कार्य संज्ञा के अंतर्गत है। संज्ञा का मतलब क्या होता है, लिख लो, संवेदना या फीलिंग। ये कार्य संवेदना या फीलिंग के अंतर्गत है। ऑल टेल, जितनी भी 10 संज्ञाएं हैं ना, जैन धर्म, सॉरी, ठाणांग सूत्र के अंदर 10 ठाणे में 10 तरह की संज्ञा बताई। तो जो 10 संज्ञा, फ्रॉम आहार टू औज संज्ञा, ये सारी है उसमें। आप समझ में आया वो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनकी ईहा चल रही है। एकेंद्रीय जीवों भी ईहा कर रहे हैं। हाँ, आपको लगता है मेरे पास मन नहीं इसलिए मैं विचारणा कर रही हूँ, वो भी विचारणा करते हैं, ठीक है। ओके। हम आगे का टॉपिक जो है ना, कि जो 5 नाम एक जैसे है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है वो, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। क्या हम अवाय का कर सकते हैं? अवाय, नेक्स्ट पेज दीदी। यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछो दीदी। अवाय का पढ़ो। एक मिनट, मैं पहले आपको थियोरी बता देती हूँ, सॉरी, कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर दीदी पढ़ेंगी ना तो आपको खट से समझ में आ जाएगा। इहा में 5 इंद्रियों और छठा मन ने विचारणा की। जो विचारणा करके डिसीजन लिया, उसको अवाय बोलते हैं। तो जो अवाय है ना, अवाय को क्या बोला मैंने? धर्म, धर्म विषयक निश्चयात्मक ज्ञान। आई हैव डिसाइडेड व्हाट इट इज। ये भी 6 चीजों से होता है। अभी हम अवाय कर रहे हैं। यस दीदी। वह अवाय क्या है? अवाय के 6 भेद हैं। श्रोतेंद्रिय अवाय, चक्षुरेंद्रिय अवाय, घ्राण इंद्रिय अवाय, जीभेंद्रिय अवाय, रसना इंद्रिय अवाय और अनिंद्रिय अवाय। इहा के द्वारा यथार्थ सम्यक विचार किए गए पदार्थ का सम्यक निर्णय करना अवाय है। शुद्ध एक मिनट, एक इंद्रिय मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यानी इहा, इहा से मैंने विचारणा किया ना, तो जो मैं विचार करके निर्णय ले लिया ना, यदि वो निर्णय सही है तो वो सम्यक है, नहीं है तो भ्रांति है। सिंपल सी बात है। पर यहाँ पे डिसीजन आ गया। नीचे 5, जैसे श्रोतेंद्रिय अवाय है, देखिए मैं आपको एक्सक्यूज मी, देखिए, श्रोतेंद्रिय अवाय के अंदर जो शब्द क्या कर रहा है, ये श्रोतेंद्रिय जो एक मिनट, जो श्रोतेंद्रिय है ना, ये इंद्रिय जो शब्द है ना उस पे निर्णय लेगा। तो जो चक्षु है वो रूप जो है ना उस पे निर्णय लेगा। जो धारणेन्द्रिय है ना
वो गंध पे निर्णय लेगी, जीवा जो होगी रस पे निर्णय लेगी, स्पर्श जो है वो स्पर्श पे लेगा, और जो मन है वो रूपी अरूपी पे लेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, ऑल इंद्रियस विल गिव देयर जजमेंट। यहाँ पे जजमेंट है, वहां पे मतलब विचारना था, यहाँ पे जजमेंट आ गया है, निर्णय अबाउट इशू या स्टिमुलेंट। वो हर इंद्रिय अपना अपना डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन उसको देती है। किसको देती है? अवाय को देगी। ये समझ में आ गया? अभी उसके बाद अवाय के 5 एकार्थिक नाम है, उसको भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम स्किपिंग इट, ये बहुत इंटेलेक्चुअल्स के लिए होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल? आपको थियोरी पढ़नी है, एग्जाम देनी है, तो ये पढ़ के आप रट्टा मार के आप एग्जाम देके कर लोगे, इसके एप्लीकेशंस नहीं है। आई एम नॉट गोइंग, दिस ऑल मीन द सेम थिंग। अवाय का मतलब समझ में आ गया? इनकी ये पढ़ लेते हैं 5 अवस्थाएं, ये पढ़ हाँ लेते हैं। विवेचन में जो इनकी 5 अवस्थाएं हैं ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये पढ़िए। आवर्तना, इहा से अवाय की ओर मुड़ना। आवर्तना है जैसे उक्त ठूंठ के प्रति ये निर्णय होना कि इसमें ठूंठ में पाए जाने वाले धर्म मिलते हैं, एतव ये ठूंठ होना चाहिए। पर्यावर्तना, इहा से अवाय के सन्निकट पहुंच जाना पर्यावर्तना है जैसे उक्त ठूंठ के प्रति ये निर्णय होना कि ये ठूंठ ही होना चाहिए। अवाय, इहा की सर्वथा निवृत्ति हो जाना अवाय है जैसे उक्त ठूंठ के प्रति ये निर्णय होना कि ये ठूंठ है। बुद्धि, निर्णय किए हुए पदार्थ को स्थिरता पूर्वक बार बार स्पष्ट रूप से जानना बुद्धि है जैसे उक्त ठूंठ को यों हो जाना कि ये ठूंठ ही है। विज्ञान, निर्णय किए हुए पदार्थ का विशिष्ट ज्ञान होना विज्ञान है जैसे उक्त ठूंठ के प्रति ये ज्ञान होना कि ये अवश्य में ठूंठ ही है, ये अवाय ज्ञान है। ठीक है, इट मीन्स द सेम थिंग, बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बेसिकली ये बोल रहा है नियर डिसीजन हैज बीन मेड। गॉट इट? धारणा करते हैं, धारणा करें। किसी सवाल है किसी को अवाय पे? हाँ, मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ। अवाय का मतलब मैंने डिसाइड कर लिया है। अभी धारणा आती है, धारणा के वो मेमोरी में चली जाती है। हम मेमोरी से रिट्राइव भी कर सकते हैं, मेमोरी में डाल भी सकते हैं। जैसे जो चीज मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं उसको मेमोरी में डाल रही हूँ। ये जो धारणा है ये भी 5 इंद्रियों और 9 इंद्रियों से होती है। ठीक है, ये भी उसका भी वही वही है। सो हम जल्दी जल्दी ये काम कर लेंगे। ठीक है, थियोरी पढ़ लेते हैं दीदी। ये 5 इंद्रियों वाला पढ़ना है। नहीं, बट उसकी विवेचन का वो डेफिनेशन पढ़ जाओ एक बार। विवेचन में जो पहली लाइन है। अवाय के द्वारा निर्णय किए गए पदार्थ ज्ञान को ज्ञान में धारण करना धारणा है। ओके, 5 देखो इंद्रियों। यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखते हैं? अवाय के द्वारा मतलब डिसाइड जो हम कर चुके हैं उसके द्वारा निर्णय किए हुए पदार्थ के ज्ञान को ज्ञान में धारण करना। मतलब धारण करना का मतलब क्या होता है? मैं संभाल के रख लेती हूँ। जैसे आप चीजें लॉकर में रखते हो ना संभाल के, वैसे ही मेरे आत्मा ने उसको ज्ञान में धारण कर लिया है, उसको धारणा बोलते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, हम हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्ञान को ज्ञान में धारण करना। ठीक है, अभी याद रखिएगा, ये भी 5 इंद्रियों जैसी है। ऑब्वियसली श्रोत है तो शब्द ज्ञान धारण करना, राइट? जैसे आवाज आई, तो मान लो ये ऐसी एक चीज थी जो मुझे मैंने कभी सुनी ही नहीं थी आवाज। तो आज मुझे पता लग गया ना कि वो क्या चीज की आवाज है, उसके बाद मैं हमेशा मुझे याद रहेगा कि ये तो पीतल की आवाज थी, कि स्टील की आवाज थी, कि लोहे की आवाज थी, रहता है। चक्षु भी वही काम करता है, रूप रूप के बारे में मतलब धारणा करेगा। ये सारे 5 इंद्रिय जो है ना, आप देखोगे यहाँ पे, हाँ, ये 5 इंद्रियां जो है ना और मन, राइट, अपने अपने विषय पे उसको ज्ञान रूप में, मेमोरी रूप में रख रही है। ठीक है, अभी धारणा के विभिन्न घोष और विभिन्न व्यंजन वाले एकार्थिक 5 नाम है। ये 5 नाम की भी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मीनिंग्स सेम है। मैं पढ़ना चाहती हूँ जाति स्मरण ज्ञान के अंतर्गत। तो जाति स्मरण ज्ञान
आप देखोगे ना, पांचों ज्ञान में कहीं भी नहीं आता है, पर यहाँ पे आ रहा है। जाति स्मरण ज्ञान किस में आ रहा है? धारणा में आ रहा है। जाति स्मरण ज्ञान किसके अंतर्गत है? देखिए लास्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है, जाति स्मरण ज्ञान किसके अंतर्गत है? तो भगवान इसका जवाब देते हैं। ये हम अगली क्लास में करेंगे। बट कई लोग जब पढ़ते हैं ना, तो वो यही चीज पूछते हैं कि 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। फिर बोलते हैं अरे तेतली पुत्र को केवल ज्ञान, सॉरी, जाति स्मरण ज्ञान हुआ। एंड आई एम लाइक, जाति स्मरण ज्ञान तो इन पांचों ज्ञान में है नहीं, कहाँ फिट कर रहे हो आप? राइट? तो पहले पहले हमको भी लगता था ये जाति स्मरण ज्ञान कौन से, किसका भेद है, किसके अंदर घुसता है। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं मति ज्ञान के अंतर्गत धारणा, धारणा क्या करती है? मेमोरी में होती है। राइट? मेमोरी किसकी होती है? जो संगी पने में मेमोरी होती है। मेमोरी आप में और मेरे में मेमोरी है। सो मैं मेमोरी की वजह से चंड कौशिक सांप जो था ना, वो पहले एक साधु था, साधु मर के सांप बना। सांप भी पंचेंद्रिय होता है, वो बार बार मल्टीपल बार सांप बना, हर बार संगी जीव बना। जब सांप को बोला गया बुझ बुझ बुझ, मतलब तू विचार कर, तो कहता है कि विचार कर मतलब इहा कर। तो उसने इहा किया, उसका गुस्सा शांत हुआ। वो बोलते क्या विचार करने को बोलते हो? उसकी मति निर्मल बनी। ऐसे वर्ड्स आते हैं, उसकी मति निर्मल बनी, जिससे उसको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, मतलब धारणा का क्षय हुआ, और उसको पास्ट के भवों का याद आ गया, जिसको जाति स्मरण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? जाति स्मरण का टॉपिक मैं अगली क्लास में लूंगी, इस बार नहीं ले रही हूं। बट आपको यह बता दूं कि जाति स्मरण पांचों ज्ञान में है ही नहीं, का नाम नहीं है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? मति शुद्ध का क्षयोक्षम। कैसे होता है? मति निर्मल बनती है, इसलिए मति तो मिथ्या दृष्टि की भी निर्मल बन सकती है ना। राइट? निर्मल बनी और क्या हुआ? चंड कौशिक सांप तो मिथ्या दृष्टि था ना उस वक्त। हाँ, मति निर्मल बनी, जाति स्मरण हुआ। जाति स्मरण से जब पिछले भवों में किया हुआ धर्म याद आया, तो क्या सोचा? यार ये मैं ऐसे गुस्सा कर रहा था, हाँ, सांप बन गया, अब मैं शांत रहूंगा। ही डिसाइड्स, अब क्या किया उसने? शांत रहने लग गया। कितने भवों तक आप देख सकते हो, कैसा देख सकते हो, ये जाति स्मरण की डिटेलिंग हम लोग डिटेल में लेंगे। बट आपको ये समझ में आ गया कि धारणा का टॉपिक भी सेम वैसा ही है। पांच इंद्रिय और एक मन से धारणा करते हैं, मेमोरी। ठीक है, याद रखना, आप जो अभी सीख रहे हो वो मेमोरी में जा भी रहा है, पर आप मेमोरी से निकाल भी तो रहे हो ना। कैसे मेमोरी से निकाल रहे हो? मेरे को जाति स्मरण होगा तो मैं मेमोरी से जानूंगी ना कि आज से 3 भव पहले मैंने ये किया था, जानूंगी ना, है ना? तो मेमोरी से आप निकाल भी सकते हो, मेमोरी में आप इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हो। याद रखना, इट इज ऑल द प्रोसेस इज टू वे। डाल भी सकते हो, रिट्राइव भी कर सकते हो डेटा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूं, कई चीजें स्वाभाविक रूप से पिछले भवों के सद्भाव से, मैंने आपको बताया था कि आप ज्ञान अगले भव में लेके जाते हो। ठीक है, तो कौन सा ज्ञान लेके जाते हो? अवधि और मन पर थोड़ी ना लेके जाओगे, केवल ज्ञान थोड़ी ना अगले भव में लेके जाओगे, मति श्रुति लेके जाओगे। तो ये सब लेके जा रहे हो, मेमोरी पूरी लेके जा रहे हो। राइट? सो चंड कौशिक क्या लेके जा रहा है मेमोरी में? मति में क्रोध करना अच्छी बात है, मुझे गुस्सा आया हुआ है, लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, बार बार अगले भाव में लेके जा रहा है। पर आप एक भाव में, चंचल जी, समभाव की साधना करते हो, समायके करते हो, बहुत अच्छे से समभावों की समायक करते हो। और चंचल जी वो दिन आ जाता है कि जब आपके संधारे का दिन आता है और आप इतने वीतराग दशा में हो, हाँ चंचल जी, हाँ, और उस वीतराग दशा में मरते हो, राइट, संधारा सहित मरते हो, तो अगले भव के अंदर आपके लिए संभाव की साधना ऐसे नॉर्मल होगी, बहुत आसान हो जाएगी। क्यों आसान हो जाएगी? क्योंकि उसका क्योंकि इतनी पिछले बार भाव का हुआ। पिछले भवों के संस्कार बहुत नॉर्मली आ रहे हैं। जैसे चंड कौशिक को गुस्सा आ रहा है, आपको वीतराग दशा के आ रहे हैं। तो सोचो, आपको पैदा होते ही अगले भव में कौन कौन से गुण चाहिए? वीतराग के चाहिए, विनय के चाहिए, और सुदेव सुगुरु सुधर्म चाहिए। सोचो, लिस्ट बनाओ,
और वो धारणा में वो करना चालू कर दो। वो धारणा में चली जाएगी, अगले भव में वो आपको पता भी नहीं लगेगा। होता है ना कई बार एक ही माँ को 2 ट्विन्स पैदा होते हैं। 2 ट्विन्स मतलब एक जैसे दिखने वाले शक्ल, हाइट, बॉडी के बच्चे 2 पैदा होते हैं। फिर भी दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो सकता है? हो सकता है। एक को हर बात पे गुस्सा आता है और एक हर बात को ठीक करता है, होता है ना? को श्रेणिक राजा के ट्विन्स तो नहीं थे, बट कोनिक भी था और दूसरा कौन था? मेघ कुमार था। बहुत सारे बच्चे थे ना, अभय कुमार, बहुत सारे बच्चे थे। क्यों इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि एक 7वीं नरक में जा रहा है और एक मोक्ष में जा रहा है? क्या फ़र्क है? पिछले भवों की साधना, राइट? ये बात जब आप समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप धारणा में क्या लेके जा रहे हो, मेमोरी में क्या रख रहे हो? क्रोध रख रहे हो चंचल जी? रिवेंज रख रहे हो चंचल जी? हाँ? बदला लोगे ना आप चंचल जी? रख रहे हो ना? राइट? जो सब कुछ लेके रखेंगे जाओगे। वही वापस धारणा में आएगा। एग्ज़ैक्टली, वही वही उसकी प्रधानता रहेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ दूसरी चीज़ें नहीं होंगी, पर उसकी प्रधानता रहेगी, ठीक है? अवग्र या अवाय धारणा में धारणा जो है ना वो बहुत सॉलिड चीज़ है। उसी पे हम ऑपरेट हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। हमारा पूरा अनकॉन्शियस माइंड, देखो अगली क्लास में मैं जाति स्मरण पढ़ाऊँगी, पर अगली क्लास में मैं आपको अनकॉन्शियस माइंड की जो थियरी है ना, वो इसमें से नहीं पढ़ाऊँगी, वो अलग से बाहर से पढ़ा दूँगी। अनकॉन्शियस माइंड कैसे ऑपरेट होता है, आपको पता भी नहीं है, आप अनकॉन्शियसली कई चीज़ें करते रहते हो और क्या बोलते हो, नहीं हम तो ऐसे ही करते हैं। नहीं, क्या पता वो आप धारणा से लेके आए हो पिछले भवों का। देखो, जितने भी तीर्थंकर चारित्र में जितने भी लोगों के पूर्व भवों की स्टोरी आती है ना, उनकी लाइफ ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। महावीर स्वामी भगवान हर भव के अंदर जहां भी पैदा होते हैं, वैराग्य आता है, दीक्षा लेते हैं और सम्यक दर्शन से ही साधना करते हैं, राइट? पर जब वो मरीचि के भव में गिरते हैं, तो कितने भवों तक साधु, जैन साधु नहीं बनते हैं। क्यों? फिर जब निकलते हैं वापस सम्यक दर्शन आता है, फिर दीक्षा लेते हैं, फिर वापस साधुपना आता है और इतना अच्छी साधना करते हैं। ये सब देखो, कैन यू सी अ ग्राफ गोइंग अप एंड डाउन, राइट? तो क्या ये ग्राफ आप में और मेरे में नहीं होती है? ग्राफ कौन क्रिएट कर रहा है? ये धारणा ही तो क्रिएट कर रही है। अनकॉन्शियस हम यही कर रहे हैं। सो देखो, आप अनकॉन्शियस माइंड में मतलब धारणा के अंदर क्या डाल रहे हो, ठीक है? ये चीज आप सोचना, लिखना। आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन आप में मैक्सिमम मेमोरी किस चीज की है। चंचल जी, अच्छा करने की है, लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया, आई एम थैंकफुल, राइट? मैं सबका अच्छा करूं, मैंने कैसे करूं, कैसे किया करूं, उस पे है। और थैंकफुलनेस अगेन फॉर, मतलब वो रिसीव कर रहे हैं मेरी थैंक, तो मेरे से ले रहे हैं, उसके लिए थैंकफुलनेस रहो। ये सब चीजों पे आप रहोगे, संभाव रखोगे, राइट? कषाय के कम होंगे, ये सब धारणा में जा रहा है। और ये भी याद रखना, वो धारणा ही आपका क्या बन जाएगी आगे जाके? श्रुत निश्रित बन जाएगी। वो धारणा ही तो श्रुत निश्रित है आगे चल के। तो इस भव की धारणा जो है, अगले भव की क्या होगी? श्रुत निश्रित बन के आएगी। समझ में आ गया? कहीं वो था ना वो बच्चा, व्रज स्वामी, छोटा सा बच्चा था। छोटा सा बच्चे को भी ये पता था मुझे साधु बनना है, नहीं रहना है संसार में। क्यों? उसको तो चलो जाति स्मरण हुआ, मैं समझ सकती हूँ। पर आपको जाति स्मरण नहीं है तो भी मेमोरी से जो चीजें कर रहे हो ना, इस पे मुझे एक राइट अप लिख के बताना चंचल जी और एवरीबॉडी। होमवर्क है, आपकी धारणा में आप क्या डाल रहे हो, मेमोरी में क्या डाल रहे हो। यदि आप मेमोरी में डाल रहे हो कि 10 साल पहले आपके साथ आपकी ननंद ने और जेठानी ने और सास ने क्या किया है ना, आपको पता है आप क्या करने वाले हो, रिवेंज लेने वाले हो, मर के जैसे ही पैदा होगे ना, आप चंड कौशिक जैसी सारी हरकतें करोगे, ठीक है? पर वही आप ये सोचोगे, नहीं 10 साल पहले भी मैं सामायिक करती थी, मैं चाहती थी कि लोग मोक्ष में जाएँ, सम्यक दृष्टि बने, मैं कैसे लोगों को सम्यक दृष्टि बनाऊँ, ये सब सोचते थे ना। याद रखना, जहाँ उत्पन्न होगे ना, द फर्स्ट थॉट वुड बी, वेयर इज़ महावीर स्वामी भगवान, वेयर इज़ तीर्थंकर भगवान, मैं कहाँ हूँ? मुझे उनके दर्शन करने हैं, राइट? चलो मैं दर्शन नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, वीतराग दशा यहीं पे ले आऊँ, राइट? आत्मा को ही तीर्थंकर बनाने की कोशिश करूँ, राइट? इस टॉपिक के साथ चिंतन करना और सोचना हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं हम अगले भाव में। हम बोलते हैं ना, ज्ञान लेके जा रहे हैं, और लोगों को क्या लगता है कि हम 14 पूर्वों का ज्ञान अगले भव में लेके जा रहे हैं। नहीं भैया, ये हम धारणा लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ी धारणा।
मैसिव अमाउंट, ठीक है। ऐसे करके जो जीव आप और मैं महावीर स्वामी के गुण के बताए हुए गुणों को धारण करके अगले भव के अंदर मति शुद्ध में लेके जाएंगे, निश्चित ही हम लोग हलुकर्मी बन के तीसरे भव में जरूर मोक्ष में जाएंगे, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तु धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहु शरणं भोजामि, केवली पन्नतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।